स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी। आज मुद्दैया के आखिरी इस पार्ट में मैं पूरा मुद्दैया कंप्लीट कर दूंगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी है मुद्दैया के ऊपर। पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भाग 1 जाके जरूर देखिए। और ये आखिरी वीडियो है जिसमें मैं मुद्दैया को पूर्ण रूप से कवर करके कंप्लीट कर दूंगी। मुद्दैया बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसके कारण मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि सारी चीजें अरेंज करना, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आज मैं मुद्दैया को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दूंगी और इसके 3 पार्ट है, आप तीनों पार्ट देख सकते हैं। और आज ये पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम में भी डाल दूंगी। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम में तो ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहां पे ये पीडीएफ को डाल दूंगी आज, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ ही एक बार डाल दूंगी। तो मुद्दैया का अर्थ तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मुद्दैया का अर्थ शमशान घाट होता है। तो आज हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं मुद्दैया से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं रखूंगी, काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी से समाप्त करने का भी प्रयास करते हैं। अगर क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो उसमें आप लोग ज्यादा संकोच ना कीजिए, क्योंकि मुद्दैया काफी लंबा है, 7 उपशीर्षकों में विभाजित है, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही अगर अच्छे से समझा के मैं करूँ तो। मैंने अभी तक 2 भाग तक कंप्लीट किया है, अब मैं तीसरे से लेके आज 7वें तक पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अकाल में अंधविश्वास, ये जो तीसरा उपशीर्षक है वो अकाल में अंधविश्वास है। इसमें अब हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। अब 57 का अर्थ यहाँ पे बता दिया गया है, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा धोकर कसवा एवं लकड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। अब देखिए 1957-58 में लेखक जो है कक्षा 4 में पहुंच चुके थे। बहुत दिनों तक आसपास के गांव में बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारे स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चैला तथा गोहरा रखा हुआ होता था। दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के पांचों अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में सिर्फ 3 कक्षाओं के लिए छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे ही खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल, तो शिव मंदिर स्कूल के बगल में, शिव मंदिर के बगल के पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। अब जब धुआं ऐसा था कि खाना बनाते वक्त धुआं उठ जाता था, तो 2 कक्षाएं वहां पे नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि धुआं से बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है और परेशानी भी होता है। इसलिए शिव मंदिर के पास जो पोखरे यानी कि जो तालाब था, उसके बगल में पेड़ के नीचे क्लासेस ली जाती थी। हम सुबह सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाली पेड़ के नीचे जगह छेकते, ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाली पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्र से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती थी। अब यहाँ पे वो स्कूल के विषय में बता रहे कि कैसे लोग भागते थे पेड़ के नीचे के लिए बैठने के लिए, क्योंकि धूप हो जाता होगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के एक पृष्ठ इसलिए रख देती हूँ कि मान लीजिए अगर वहां से प्रश्न उठ जाता है तो फिर गलत होने की आशंका जो होती है वो कम हो जाए। एक दिन हेडमास्टर परशुराम, मैंने आप लोगों को बताया हेडमास्टर का नाम परशुराम है। परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाले पेड़ किसी एक
कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगी, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। अब इतना लड़ाई झगड़ा होने के कारण जो प्रिंसिपल साहब थे, हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने अपना क्या कहते हैं, अपना निर्णय सुना दिया कि कोई भी कक्षा किसी भी पेड़ को अपना वो नहीं बना सकता, जो कक्षा जाएगी वो उस पेड़ के नीचे बैठेगी। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ते थे, बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रहती। इन पेड़ों पर गौरैया तथा कौओं की भरमार थी। ये ही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद यह समझकर वही बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचता था। अब देखिए यहाँ की जो पंक्ति है उसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन है वो पेड़ों के नीचे ही पड़ता था। तो ये पंक्ति आपको कहाँ पे मिला है, किस रचना में है? तो ये पंक्ति जो है आपको मुर्दहिया रचना में पढ़ने को मिलेगी। तो ये पंक्ति आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन है वो पेड़ों के नीचे ही देखने को मिलता है या सोचा गया है, जो भी यहाँ पे है, ठीक है। जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है वो पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुई थी, और अन्य भी जितने भी पहले वेदों का अध्ययन होता था, जो भी होता था, गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में भी पेड़ों के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी। उन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाली। अब ये भी पूछा जा सकता है, अगर इसमें दी गई है, पहली लाइन है, तीसरे मतलब पहले पृष्ठ की ये लाइन है, तो कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। उसके बाद छुटकारा की विधि इस पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, अब अपने तरीके से पढ़ते हैं। एक जो पृष्ठ है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अब हम लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो ये तो पहले स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे हैं वही चीज लिखा है, जैसे जैसे अपरंपरा भय और दशक के बीच 57 बीता, गांव वाले कहने लगे 7वें वाले सताने वाले के कारण ही 57 कहलाया, किंतु सन 58 के 57 से भिन्न नहीं था। ये वही है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ऐसा उन लोगों का कहना था। फिर देखिए, शिव मंदिर के पास पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह सुबह स्कूल पहुंचते थे, पोखरे से दौड़ के और किसी घनी छाया के नीचे बैठते थे, वही चीज है। फिर यहाँ पे आपको परशुराम मास्टर हेडमास्टर से शिकायत हुई कि इस तरीके से वहां पे हो रहा है, तो हेडमास्टर ने फिर अपना जो निर्णय सुनाया वो भी यहीं पे निर्धारित किया कि कोई भी पेड़ किसी कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए वही है जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध। जो दर्शन है पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन है वो पेड़ों के नीचे ही सोचा गया। तो ये पंक्ति मुझे तो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है और मैं कहूंगी कि आप लोग इसे जरूर नोट कर ले या कहीं लिख ले, क्योंकि ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि ये पंक्ति पूछी जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध की यहाँ पे चर्चा हुई है, तो उसे भी याद कर ले। और निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ढूंढ लिया गया, तो ये भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट करने के लिए ही है ताकि कहीं भी गलती ना हो। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, जो वहां पे हम लोग छोड़े उसके आगे, किसे गर्व नहीं होगा। ठीक है, ये वाली जो पंक्ति अभी हम लोग यहीं पे छोड़े ना, किसे गर्व नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए अब स्कूली इमारतें ना होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए आया करते थे और वे कक्षा में बड़े शान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते। अब देखिए, मृत्यु भोज के लिए जो निमंत्रण मिलता है उसके लिए जो मिसिर है उनको बुलाया जाता था और वो बड़ी शान से कहते थे कि 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया, तथा दांत में एक लौंग दबाकर रखते थे। जब कभी निमंत्रण मिले, काफी दिन बीत जाते तो वे प्रायः कहते, कितना दिन हो गए सर्वा कोनो ना मरत। यानी कि देखिए, इनको मृत्यु भोज के लिए ही बुलाया जाता था, तो इन्हें इस बात का बुरा लगता था कि अगर बहुत दिन हो जाता था तो उन्हें यह लगता था कि
अभी तक मुझे निमंत्रण नहीं मिला। तो उनका ये कथन है कि कितना दिन हो गए सर्वा कौनो ना मरत। तो इस पंक्ति को भी आप लोग याद कर लीजिए। तो याद कर लीजिए का तात्पर्य मेरा ये होता है कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पूरी पुस्तक पढ़ाना संभव तो नहीं है, इसीलिए मैं जितना हो सकता है चीजों को लाने की कोशिश की हूँ कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर एग्जाम में इस तरीके से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। अब देखिए मिसिर जी को किस भूमिका के लिए चुना गया, तो सीता की भूमिका। और कहाँ पे रामलीला होती थी, तो शिव मंदिर के पास। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सीता की भूमिका के लिए किसे चुना गया था, तो मिसिर जी को। और रामलीला कहाँ होती थी, तो शिव मंदिर के पास वाले मैदान या जो वहां पे जो भी खाली स्थान होगा वहां पे हर साल। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास से सहयोग से रामलीला करवाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा बाबा हरिहर दास कौन है, तो बाबा हरिहर दास वो हैं जिन्होंने तुलसी राम जी का नामकरण किया। क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनका कहना था कि उनका यह मानना था कि मेरे बेटे का नामकरण मैं बाबा के द्वारा ही करवाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो राम भक्त होंगे। जैसे कि हमारे भक्ति काल में तुलसीदास हुए, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे आधुनिक काल में भी इन्हें तुलसीदास की उपाधि दी गई और कहा गया कि ये भी राम भक्त होंगे, ऐसा बाबा हरिहर दास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये सच में राम भक्त होते हैं या नहीं, तो आगे हमें पता चलेगा। तो बाबा जो है वो मंदिर के बाबा थे, जो कि वहीं रहते थे। और उन्होंने ही जो है तुलसी राम जी का नामकरण किया था और आगे उन्हें उनकी भविष्यवाणी भी की थी कि ये राम भक्त होंगे। के सहयोग से रामलीला करवाते थे। तो किसके सहयोग से रामलीला करवाते थे, बाबा हरिहर दास। और वहां जो भक्ति काल में बाबा नर हरिदास है जिन्होंने तुलसीदास जी का नामकरण किया था। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तो कौन युवती कन्या के जैसा दिखाई देते थे, तो मिसिर बाबा। तो इस चीज को भी आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब याद करने का तात्पर्य, मैं बार बार बोल रही हूँ, याद करने का तात्पर्य मेरा है कि आप लोग इसे लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आप लोगों को बाद में कठिनाई ना हो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही या फिर ये कौन थे, ये चीज के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मिसिर बाबा सीता जी के जो भूमिका के लिए चुने जाते थे और वो ऐसे एकदम युवती के जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। अब देखिए दलितों को क्या किया जाता था, रावण की भूमिका दी जाती थी, रावण की सेना की भूमिका दी जाती थी। सेना में जो राक्षस होते थे उनकी भूमिका में रखा गया। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। यानी कि जो राक्षस है उन्हें तो रामलीला में तो रोज ही मारा जाता। रामलीला वहां पे हर दशहरे पे चलती थी तो रोज ही वो मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। तो सबसे बुरी हालत किसकी होती थी, सीता जी बनने वाले की। जो भी सीता जी बने हैं मिसिर जी, सीता जी का यहाँ पे नाम आया है, उनकी भूमिका में है, तो ये चीज जरूर याद रखिए। और दलितों को किस भूमिका में रखी जाती थी, क्योंकि ये पूरा जो आत्मकथा है वो दलितों पर दलितों के ऊपर है। तो इसलिए ये हमें ये भी देखना है कि दलित किस भूमिका में है, तो राक्षस की भूमिका में है, रावण की सेना में। और वो क्या करते हैं, हर रोज मरते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चौथी पांचवी कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। तो सबसे विद्वान किसमें थे हमारे लेखक, तो गणित में थे। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था, जिसके तहत गणित में जवानी प्रश्न पूछे जाते थे तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि आखिरी घंटे में क्या होता था, तो मेंटल क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें गणित के प्रश्न होते थे। और गणित के प्रश्न है तो हमारे लेखक तो उसमें उत्तीर्ण होंगे ही। छात्रों को अध्यापक पूरी कक्षा से कहते जो उत्तर देना चाहता है वह तुरंत बताए। मैं हमेशा उत्तर से पहले बता देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। तो सोचिए यहाँ पे लेखक को क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलता था कि अगर वो जीत जाते थे तो जो जवाब नहीं दे पाए उन्हें वो झापड़ या मुक्का मार सकते थे, वो
प्रिंसिपल या टीचर जो भी वहां पे शिक्षक है उनके द्वारा आदेश था। ठीक है, मैं अक्सर रोज ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता था, जिस कारण छात्र, खासकर सवर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख खराब होना। तो लेखक तो उत्तीर्ण हो जाते थे, तो सवर्ण के बच्चे जो होते थे, जो अन्य जाति के थे, उन्हें भी वो मार, क्योंकि अपना हाथ साफ तो करना ही है, जब शिक्षक ने दिया है आदेश तो वो करते थे, तो जो नहीं दे पाते थे उन्हें तो वो मार देते थे, जिसके कारण जो सवर्ण के लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे करके बाजार में सामान बेचने वाले की बोली की नकल पर कहते, ले अमरूद एक आना। अब देखिए, वहां पे लेखक अपने प्रतिभा के कारण उत्तीर्ण हुए, और फिर जब उन्हें जो आदेश दिया गया उसे वो पूर्ण करते हैं, तो वही छात्र जो बाद में बाजार में इन्हें कहते थे, ले अमरूद एक आना, यानी कि उनके एक आंख जो खराब थी चेचक के कारण, जिसके कारण उन्हें कनवा भी कहा गया था। मैं आप लोगों को पहले पार्ट में भी बताई हूँ, तो यहाँ पे भी वही सिलसिला जारी है। यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप, एक आना, यानी कि यहाँ पे ले अमरूद एक आना है, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए ए आना कहा गया। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए आना का मतलब क्या है, तो एक आना भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। घर का पढ़ता था, किंतु मेरे स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते थे, वे मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता था, जिससे वे तिलमिला कर रह जाते थे, किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कोई छात्र मेंटल वाला घंटे आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाता, यानी कि लेखक भी कम नहीं थे, अगर उन्हें कोई चिढ़ाता था तो वो अपना पूरा बदला निकालते थे, क्योंकि हर रोज तो वो जीत ही रहे हैं, अब जीत रहे हैं तो अपना बदला तो उतारेंगे, और अपना बदला उतारते थे, जो उन्हें चिढ़ाते थे उन्हें दम के मारते थे, यानी कि एकदम जोर का दे देते थे कि लो और चिढ़ाओ मुझे, तुम बस चिढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें मारूंगा ऐसे। आज जोर से मत मारिए, यानी कि अब मेंटल की घंटी जब आती है आखिरी बेल में, तब लोग उनसे पहले ही बोलने लगते हैं कि आज मत मारिए मुझे, आज मत मारिए। मेरा ये हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ, और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुहैया करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगर संडी ले गए। अब उनका गांव क्या है, तो जिगर संडी, जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। एक तो अकाल, दूसरा छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गांव के पूरब मुर्दैया के जंगलों के पास होती, जबकि सारे कुएं पश्चिम तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थी। अंतः धान की सिंचाई असंभव थी, इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाता था। तो ये वहां का जो अकाल का दृष्टिकोण है वो दिखाया गया कि मुर्दैया की तरफ इन लोगों का फसल होता था, और उसके जस्ट विपरीत, यानी कि अगर ये पूरब के तरफ है तो पश्चिम के तरफ सारे नल कुएं आदि हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मेरे को पंक्तियां लगी तो मैं उठा के यहाँ पे रख दी हूँ। पंक्तियां मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पंक्तियां होती है ना कि आप लोग देखे नहीं रहते हैं और पंक्तियां वहां से पूछ दी जाती है, तो मैं सोची कि पंक्तियां ही लगा दूं यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। उस दिन अकाल का यह अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपण करते हुए दलित मजदूरी ने हमेशा एक लोकगीत
की कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गए बलुआ रेत, चबल हम कैसे ए हरी। तो ये जो पंक्ति है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो लोकगीत है वो अक्सर गाया करती थी, जो वहां पे धान की खेती कर रही होती थी दलित महिलाएं, वो इस पंक्ति को अक्सर गाती थी। तो ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस पंक्ति को जरूर याद कर लीजिएगा। इस तरह जब ये मजदूर ने पूर्ण तथा धैर्य के दौरान मोट छीनती हुई कुएं से पानी निकालती, तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते। अब यहाँ पे जो वो है स्त्रियां गाती है, ये मजदूर जो पुरुष है वो गाते हैं। ऊंचे ऊंचे, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं उसे जूम कर देती हूँ थोड़ा, तो आप लोगों को शायद थोड़ा दिख जाए। आई होप कि आप लोगों को दिख रही होगी ये पंक्ति। ऊंचे ऊंचे कूना के नीचे जग जगतियार रामा, निहूर के पनिया भरे, हाय रे सवार गोरिया, पनिया भरत कै हीन कर झुमका हेरौले रामा, रोवत घरवाम आवे ले रे सवार गोरिया। तो ये पंक्ति है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। भले मैं लय के साथ नहीं गा पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसके विषय में, और लय के साथ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये पंक्ति को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है क्योंकि पंक्तियां पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं बता दी हूँ। अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो बेशक नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तो है ही, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। अब आगे मैं देखती हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी एक पंक्ति, यहाँ पे थोड़ा लंबा गीत ही है समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आगे वो थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हैं इसीलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे धोबिन का संवाद है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धोबिन का संवाद है। एक मिनट, हम लोग इसे पूरा ही पढ़ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसे यहाँ से। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों ही एक नारे का संगायन करते रहते हैं। वह नारा था सियो राम सियो, सियो राम सियो। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अक्सर वो लोग किस नारे का इस्तेमाल करते थे, तो ये नारा था। ठीक है, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप, सिया राम का सियो राम। ठीक है, सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप है ये, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भरियारवा में कोई धोबी तथा धोबिन पाटा पीटते हुए एक साथ सियो राम गाता, तो पास से गुजरने वाला राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुक कर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का तक लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखा नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक क्या है, लोहे का करताल नामक, देखिए करताल नामक वाद्य भी खूब जोर से बजते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में धोबियवा नाच, तो आम भाषा में धोबियवा नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसे घाटियों वाला घंटियों होगा ना, यहाँ बिंदी नहीं है, घंटियों वाला घुंघरू पैर में बांधने वाला, पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के ना नहिरे सुख ना ससुरे सुख, यानी कि जो धोबी की बेटी है उसे ना नैहर में सुख है ना ही ससुराल में सुख है। इसका तात्पर्य ये निकल रहा है यहाँ पे।
तो इसे भी आप लोग जरूर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ तो वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः नवविवाहिता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसे कुछ पंक्तियां धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता है और वह मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में लोकगीत, ये देखिए लोकगीत है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि किन लोकगीतों का प्रयोग मुर्दैया आत्मकथा में की गई है, तो फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अंदर अंदर से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे धोबिन का लोकगीत है। जो ते धोबिनी जैबी अपने नहरवा की हम धोबिया आइबो अपनी ससुरैया ससुरैया की हम धोबिया जो जो तौ धोबिया आइबे अपने ससुरैया की हम धोबिया सुतबो अम्मा जी के गोदिया की हम धोबिया। यानी कि यहाँ पे पति और पत्नी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो है। मुझे ये पंक्ति महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं यहाँ पे लाई हूं। फिर है जो तू धोबिया सुतबे हमरी गोड़वरिया की हम धोबिन मरबो लतवा के का मरिया का हम धोबिनी। यानी कि ये लोग अपना वार्तालाप जो कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए एक पंक्ति आई है, तो मैं इसका भी संदर्भ यहाँ पे रखी हूँ, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अतः ये 18वें ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनाने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उसे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद ले लेते, किंतु बाबा कुछ बोले ब्राह्मण को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया। यहाँ पे भी मैं जूम कर देती हूँ, और यहाँ पे भी पंक्ति है तो मैं इसे जूम ही कर देती हूँ। तो देखिए, जैसन पड़त हौआ गोड़ वैसन अहो बढ़िया मोड़, नाही संसतिया साहिबा राम नहीं संसति यह साहिबा राम। यानी कि जो जोगी बाबा थे ना, वो आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था कि जोगी बाबा अक्सर किसी भी बात को पंक्ति में जवाब देते थे। अगर उनसे कुछ भी कहा जाता था, आंधी या फिर कुछ भी चीज, कोई भी शब्द उन्हें दिया जाता था, तो वो उससे रिलेटेड पंक्ति ही प्रस्तुत कर देते थे। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूटने चले गए। तो आगे ये सब ठीक है, जो है मैं तो यहाँ पे संदर्भ के रूप में रख दी थी। तो यहाँ पे तीसरा जो था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तीसरा जो उपशीर्षक है अकाल में अंधविश्वास, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथे पे चलते हैं, क्योंकि देखिए काफी लंबा कर देने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ही पढ़ा के सोच रही हूँ खत्म कर दूं। चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। अब देखिए शीर्षक है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। अब मुर्दैया जो शमशान घाट है, वहां पे गिद्ध, कुत्ते, सियार आदि में बहुत युद्ध होता था, वो आप लोगों भूमिका में भी देख चुके हैं। वहां के गिद्ध तथा लोक जीवन से अभिप्राय अलग निकलेगा यहाँ पे, लेकिन शीर्षक को समझने का प्रयास कीजिए। तो वहां पे गिद्ध का और जैसे वहां का जो लोक जीवन है उसके विषय में इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका के चरम सीमा पर थी। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मील दूर बबुरा धनवा नामक गांव के स्कूल जाना था। अब वहां से परीक्षा देने के लिए वहां जाना था। वहां एक दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे, जिन्हें डिप्टी साहब
ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कठिन कड़ाई के साथ होती थी। चैत वैशाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी। वह भी अकलिया दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने दो बार हो गया। बाबू परशुराम सिंह ने कहा कि सभी बच्चे को एक दिन रुकना होगा परीक्षा स्थल पर, अतः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र वहां मुवे का लाटा तथा चोटो चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तिहान स्थल पर पहुंचते थे। हमारा वहां अभियान अभियान माओत्से-तुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था। तो यहाँ पे देखिए किससे चर्चा किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है, तो माओत्से-तुंग के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से चर्चा मतलब तुलना की जा रही है, क्योंकि उनमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले क्योंकि उनमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले लोग शामिल थे। वहां कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। विजय रेखा पर शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। अब 5वीं में लेखक जो है वो प्रथम हुए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद थे। वे दुखित भाव से बोले, आगे तो हार साथ छूट जाई। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जा की पढ़ाई के लिए अलग स्कूल था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के स्थान पर जाकर मैंने धार पुजौरा चढ़ाया। चमरिया माई के विषय में मैंने आप लोगों को बताया कि दलितों के लिए चमरिया माई और डी बाबा दो ऐसे थे जिनकी वो लोग पूजा करते थे। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतरता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनें जैसे इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। अनेक बार उनकी आंसुओं में मेरे आंसू भी दुखित हो जाते थे। इन रोती मशीनों में एक थी किसुनी भौजी। तो किसी भौजी को भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इनके पति भी बाहर रहते हैं और ये भी गांव में रहती, कमाने के लिए अक्सर सभी दलित चले जाते थे। उनका पति कतरास की कोयलरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नी लाल। तो उसके पति का क्या नाम था? किसुनी भाभी के तो मुन्नी लाल। तो नाम भी नोट कर लीजिएगा। इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम था जेदी। अब जेदी का भी महत्वपूर्ण भूमिका है लेखक के जीवन में, तो जेदी को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जेदी क्या थे? इन्हें जबरदस्ती ले गया जब क्या कहते हैं युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, तो जेदी को जबरन अंग्रेज ले जाते हैं मजदूर के रूप में। उसी के विषय में यहाँ पे बताया गया। जो अपने बेटे से अलग रहते हैं। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पांडे के खानदान की हरवाही करते थे। तो किसकी हरवाही करते थे? तो बंसु पांडे के। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो जेदी चाचा थे वो किसकी हरवाही करते थे? तो बंसु पांडे की। ठीक है, क्या करते थे? तो हरवाही करते थे। देखिए मैं अपने तरफ से पूर्ण चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, ये बार बार मैं कह रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वहीं खेत से ही वे गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए हैं। तो इसी के दौरान जो हमारे जेदी चाचा हैं
वो भी चले जाते हैं, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि जेदी कैसे गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वे गांव वापस आए थे। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत दुखी थे। वे थे तो बिल्कुल अनपढ़, किंतु बातें ऐसे करते थे कि लगता था वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हैं। तो उनसे उनको किनसे तुलना की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रोफेसर से। मतलब उनकी बातें कुछ इस प्रकार की होती थी। हकीकत यही थी कि जेदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बागदाद ले गए थे। कहाँ ले गए थे? तो बागदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए। वास्तविकता यह थी कि जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था। तो नाम भी याद रखिएगा, मैंने पात्र परिचय में भी बताया है। किंतु बागदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जेदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तो शिया मुसलमान के लोकप्रिय उपनाम जेदी से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। वर्षों की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धक्का दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिलता, जो छठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चनवाई यानी कि लोग ये सोच रहे थे कि पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु बता देती हूँ। तो इसमें जो शूद्रक है, महाकवि शूद्रक संस्कृत के हैं जिन्होंने मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, के 8वें अंक को पढ़ाने का मौका दिया। तो किन्होंने दिया? महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम के 8वें अंक को पढ़ाने का मौका मिला लेखक को। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रोफेसर हो। जेदी चाचा एक विचित्र शैली में चर्चिलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। जेदी चाचा अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रोफेसर हो, मतलब कि ये उनके विषय में कहा गया है, तो अच्छी बातें हैं। जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बागदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जेदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तो अभी हम लोग ये सब ऊपर पढ़े ही। अब देखिए, 5वीं कक्षा के बाद मैं अपने ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरावा चला गया, जहां आज तरावा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकट मोचन ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव में रहने वाले थे। मेरे राम शरण मामा थे। अब यहाँ पे जो लेखक के राम कौन है? वो शरण मामा है। अब शरण मामा का नाम भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बाबा हरिहर दास ने इनका नामकरण किया था तो कहा था कि जो लेखक है वो राम भक्त होंगे। तो राम भक्त तो है, लेकिन इनके राम कौन है? वो है शरण मामा। मामा के यहाँ पे स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहा करता था। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। वे उन्हें मेला घूमनी कहा करते थे। तो नाचने वाली को क्या कहा जाता था? तो मेला घूमनी कहा जाता था। फिर छठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर था मुसाफिर लाल। अब कौन मास्टर अंग्रेजी पढ़ाता था ये भी पूछा जा सकता है। तो मुसाफिर लाल। और हिंदी कौन पढ़ाते थे? तो हिंदी पढ़ाते थे सुग्रीव सिंह। आप लोग ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 5वें में। देखिए, लंबी होगी क्लास में मान रही हूँ, लेकिन आज मैं क्लास कंप्लीट ही करके छोड़ूंगी, क्योंकि कितना दिन तक इसको मैं खींचती रहूंगी, है ना। इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले कंप्लीट ही कर देती हूँ। भले ही क्लास लंबी हो जाए, उसके लिए चिंता नहीं करना है। क्लास लंबी है, आप लोग 2x के स्पीड पे भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी चीजें। अब मैं क्या करूँ, लंबी तो हो रही है क्लास, लेकिन मैं इसे आज कंप्लीट कर दूंगी, चाहे जितना भी देर लगे इसको आज कंप्लीट करने में।
जैसे कि हमारे गांव में एक नट परिवार, अब देखिए यहाँ पे ना नटीनिया भी, मतलब यहाँ पे नट परिवार है ना, तो एक बार सवाल आया था कि नटीनिया किस मतलब किस रचना में नटीनिया का जिक्र हुआ, तो नटीनिया का जिक्र हमारा जो है वो इसमें मुर्दैया में हुआ है, और किस भाग में हुआ, तो भूतनिया नागिन में हुआ है, ठीक है। जिसके मुख्य सोफी थे, यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। उनका रहना सहना सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यह परिवार सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता का एक ज्वलंत मिसाल था। तो धर्मनिरपेक्षता का ज्वलंत मिसाल किसे कहा गया, तो वो नट परिवार को कहा गया। सोफी की बड़ी बेटी ललती, जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटीनिया, अब देखिए नटीनिया का असली नाम क्या है, तो ललती है, तो ललती नटीनिया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नटीनिया शब्द आया और नटीनिया शब्द से प्रश्न भी आया हुआ, के नाम से पुकारते थे। वह मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए अति उत्सुक हो गई। वह पूर्व रूपेण अनपढ़ थी, मतलब वो अंग्रेजी सीखने के लिए हो गई उत्साह, और वो अनपढ़ थी, सीखने के लिए अति उत्साह हो गई, पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद प्रभावित कर दिया। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे जैसे नौसिखिया लटवक की लक्कड़ ध्वनि पर किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उसे स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकर बना दिया। गांव वाले ठीक ही कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। इतनी ही नहीं, हम लोग भी ये कहावत सुने हैं कि करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब जिसे नहीं आता है उसके लिए तो वही कहा जाता है। तो ये मुहावरा भी यहाँ पे आया हुआ। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर में अपना विश्व, यहाँ पे शेक्सपियर का भी नाम आया है, तो शेक्सपियर का नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसीलिए सीधे पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। विश्व विख्यात दुकान नाटक एंटोनी एंड, यहाँ पे एंटोनी एंड ये नहीं होगा, ये गलती से हो गया। जो सबसे विश्व प्रख्यात दुखद नाटक जो है वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा, तो शायद उसे मेरे ही गांव वाले जैसे लोगों ने नाग नागिन की प्रेरणा मिली होगी, अन्यथा एंटनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या के बाद उसे चाहते मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा किसी सपेरे के नागिन से अपने को डसवाकर क्यों मारती। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी ही करूंगी अभी कवर, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल, अब देखिए जो जो चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पे आई है, हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। क्यों नहीं समझते, तो क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलाना चाहते थे, किंतु हिंदी कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आया है, जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया। तो यहाँ पे शेक्सपियर हो गए, फिर आपका राहुल सांकृत्यायन हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, इन सभी का नाम आया, तो बिल वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक, अब देखिए पहली बार उन्हें कब, 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक साम्राज्य और मार्क्सवाद से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और साम्राज्य नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसे अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही था, इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है कि उन्होंने आखिर क्या क्या लिखा था, ठीक है, और जेल क्यों गए थे। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नटीनिया। जो नटीनिया है उसके विषय में पूछा गया है। नटीनिया पात्र जो है वो किस रचना में आई है, यूनिट 10 में, तो वो आई है इसमें, और उसमें भी आई है, नहीं, हाँ इसमें आई है नटीनिया। और अगर हम लोग उपन्यास की बात करें तो नटीनिया हमारी, देखिए मैं रचना ही भूल गई मैं, नटीनिया इसमें आई हुई है। मुझे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा, पिपरा पे गिधवा बैठल हवो, मैंने उसे बताया वल्चर और सिटिंग ऑन पीपल ट्री। तो पहला अनुवाद ये है। दादी द्वारा बताए गए मंत्र जैसे जो राम जमेदार, जो राम जमेदार, तरवा तरवा गांव की मेरी चचेरी मामी धनवंती। गीता पुस्तक लेखक ने बचपन में खरीदा था। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियर के विषय में अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही है। शेक्सपियर का विश्वविख्यात दुखान नाटक एंटनी एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का वर्णन है। दोनों करो यानी हाथों में जितना भोजन अटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उन्हें करपात्री कहा गया। करपात्री क्यों कहा गया? क्योंकि उनके दोनों करों को जोड़ के जितना भोजन उनके हाथ में अटता है वो उतना ही खाते हैं। ललका झंडा मोटका झंडा फौजबाद जिले के राजबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा है। ठीक है, नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते, हमो देदा वोट भैया, हमो देदा वोट। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग अगले में देखते हैं, चले बुद्धि की राह। अब हम लोग पढ़ते हैं, छठे में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। चले बुद्धि की राह, यानी कि यहाँ पे होगा कि जो लेखक है वो बुद्धि की राह जैसा अपना राह का चयन करेंगे। छठे उपशीर्षक में हम लोग ये पढ़ेंगे। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। तो देख लीजिए, जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? धर्मदेव मिश्र थे। आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे कौन? वो थे श्याम नारायण, उन्हीं के गांव के थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफी प्रसिद्धि मिली। हल्दी घाटी की यह पंक्ति, अब क्या पंक्ति है? हल्दी घाटी की यह पंक्ति आज भी लाखों लोगों के जबान पर थिरकती रहती है। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुई और अंग्रेज का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर ऑफ फ्रीडम स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। ठीक है, का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहिम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चित्रण है। तो इस पुस्तक में कितने लोगों का चित्रण है? तो 6 महापुरुषों का चित्रण है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। तो इसे भी याद कर लिख लीजिएगा। वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। उन्होंने सरनाथ में अपना पहला आदेश दिया, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक ज्ञान का मुख्य निचोड़ दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही चार आर्य सत्य कहलाए। दुनिया निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञाशील समाधि से जुड़े अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। तो गौतम बुद्ध का महाज्ञान था कि मध्यम मार्ग में चले।
तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़वाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबारने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यंत प्रिय लगने लगे। अब क्यों गौतम बुद्ध प्रिय लगने लगे? क्योंकि लेखक को आगे की पढ़ाई करनी थी और उन्हें घर से जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। अब वो गौतम बुद्ध को अपनी प्रेरणा बना चुके थे, तो गौतम बुद्ध की तरह वो भी गृह त्याग करना चाहते थे। किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा, यानी कि वो भी घर गृह त्याग के लिए सोचने लगे और ये सोच रहे थे कि घर जो परीक्षा है हाई स्कूल की वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। मुर्दैया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगी जितना कि अब, यानी कि अब वो अपना गांव छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तब उन्हें मुर्दैया पर नजर जाता है और वो कहते हैं कि मुर्दैया इतनी आकर्षक पहले कभी नहीं लगी जितनी अब। तो ये पंक्ति हो सकता है पूछा जाए कि किस भाग से है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारा ओझा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदार के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना एक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिरैरकोट ले गए। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में ही भयानक शराबी बन गए। ठीक है, अब अतः क्या होता है, अब उसको वहां पे छोड़िए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। अब उनके साथ एक दिन क्या होता है कि 30 रुपए उन्हें जमा करना है। मतलब कि इस दौरान एक बड़ा संकट आ गया। 10वीं की फाइनल इम्तिहान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुल 30 रुपए फीस जमा करना है। उन दिनों 30 रुपए एक बड़ी धनराशि थी। मेरे जैसे उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर की किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वहीं हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपए फी के रूप में जमा कर दिया। मेरे साथ कर्मवीर आने देखकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी के लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। तो जब इनके पास लेखक के पास पैसा नहीं था, तो जो सुग्रीव सिंह हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने ही इनका फी जमा किया और जो लेखक है वो फिर से जो प्रथम श्रेणी के लिस्ट में आते हैं। अब 4 लड़के द्वितीय श्रेणी, 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास होते हैं, यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कितने पास हुए हैं, तो 13 पास हुए हैं। सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ था यह देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए। अब चिंतामणि सिंह जो थे वो फेल हो गए थे। चिंतामणि सिंह को ही शायद लेखक उनके घर जाके पढ़ाते थे। हीरालाल भी फेल हो गए हैं। तो इनके जो मित्र थे वो लोग भी फेल हो गए। हीरालाल भी फेल हो गए। स्कूल वे गणित, रेखा गणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उक्त तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि उन दिनों सबसे ज्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह होती थी कि बगल में बंधा हुआ घोड़ा बीच बीच में हिनहिनाता उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था तथा कुछ समय के लिए मैं गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था।
अब देखिए वो तो वहां पे भी उत्तीर्ण हो गए प्रथम श्रेणी से, अब उनके घर से जाने की है। अब वो घर जाने की इच्छा उनकी प्रबल हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग अंतिम में। तो बस ये अंतिम है, इसके बाद ये जो विषय है यानी कि जो मुर्दैया है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो मुर्दैया का अंतिम जो शीर्षक है वो है आजमगढ़ में फाका कसी। मामा ने कहा कि आज आराम करो और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डी डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में नाम लिखवा दूंगा। नाम लिखवा लो। अब 10वीं तक तो वो पास हो गए, यानी कि अब आगे की कहानी देखते हैं क्या है। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट करने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए। उस दिन जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मात बजरंग में ही रहते थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट में इनके बारे में, तेज बहादुर सिंह के बारे में। मार्कशीट अटेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे, तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मार्कशीट प्रभाव में आने लगा, लगभग पक्का हो गया। आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कसी गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। अब उनको ये लगने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, और ये सत्य भी है कि हर इंसान जो सोचता है कि मैं भाग जाऊंगा तो गौतम बुद्ध हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे। 15 अगस्त 1964 को लेखक प्रथम बार रेलगाड़ी पर बनारस घूमने के लिए WT बनारस देखने उन्होंने हंसते हुए बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसी राम ने अपना परिचय दिया। अब वहां पे कौन मिलते हैं इन्हें बनारस में? तो बनारस में मिलते हैं तपसी राम। तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिरला हॉस्टल ले गए जहां उनका निवास था। अब जो उन्हें मिलते हैं बनारस में कौन? तपसी राम, जो उन्हें बिरला हॉस्टल ले जाते हैं जहां पे वो खुद भी रहते थे। अब संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतें वे मुझे परिचित कराते रहे। ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, वो ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, अतः वे काफी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरे अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आते थे। मैं ढुक्कू की पकौड़ी से मैं उसका स्वागत करता था। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाले को स्कॉलरशिप की पूरा ब्यूरो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितने रुपए मिले। जिस दिन मुझे 162 रुपए मिला, ठीक उसी दूसरे दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अंबेडकर हॉस्टल आया। अब देखिए वहां पे हम अंबेडकर हॉस्टल में सभी को स्कॉलरशिप भी मिलता था। तो लेखक को जो पहला स्कॉलरशिप मिला था 162 रुपए का मिला था। तो मे भी ये पूछा जा सकता है कि उन्हें स्कॉलरशिप कितने की मिली थी? तो 162 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। तो उनसे देवराज सिंह मिलने आते हैं थोड़ा पहले हॉस्टल में। हमेशा की तरह उस दिन भी ढुकू की पकौड़ियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद हम दोनों मत बरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गया। कॉलेज से थोड़ा पहले एक एकड़ वाला एक सुनसान मैदान था। उसी मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था। देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गप लड़ाते चले जा रहे थे। जब उस मैदान के बीच में हम पहुंचते हैं तो देवराज सिंह अनायास बोल पड़ते हैं, दोस्ती के लिए क्या कर सकते हो? अब देखिए उसके पास स्कॉलरशिप आया है लेखक के पास, तो अब लालच तो बढ़ गया। इस तरह के प्रश्न पर मुझे अचंभा तो अवश्य हुआ, किंतु दिया की दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। पर उन्होंने क्या कह दिया कि दोस्ती के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने पर लगाकर कहने लगे, आपके पैकेट में कल 162 रुपए मौजूद है।
कुल होगा यहाँ पे, कुल मिला के 162 रुपए कल मिले, 162 रुपए मौजूद है, जिसमें से 81 रुपए मुझे दे दीजिए और बाकी से अपना खर्च चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। अब जो है 81 रुपए जो क्या है वो ले लेते हैं देवराज सिंह। तो देवराज सिंह को भी याद रखिएगा, जिन्होंने स्कॉलरशिप से पैसे लिए थे लेखक से, वो भी छुरी दिखा के। उसके बाद अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हो, अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया था कि और आलंबित उन्हें 81 रुपए सौंप दिया। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूपेण मौन वृत्ति के रूप में तय किया। ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्ती और अंदर से उसके उक्त रूप यानी कि ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्ती और अंदर से इतना लालच, इतना मतलब अजीब सा उन्हें लग रहा था, अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा यह सोचकर चिंतित हो जाता था कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। हॉस्टल के छात्र यही कहेंगे, ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र और दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठा चुके थे। उस बुरी स्थिति में 81 रुपए का इस तरह खो जाना मेरे लिए बड़ा संकट था। एक बार वे अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। ठीक है, बस थोड़ा और ही है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उसको छोड़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। जो जो परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद क्या होगा। बीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टी में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूं ताकि बीएचयू में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता के चौधरी चाचा के छोटे बड़े सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, अतः फाइनल इम्तिहान के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर कचहरी से गुजरता तो पूरा नजारा वैसा ही था जैसा कि तब जब मैंने प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। यह गयाक नौजवानी पूर्ण सी ने नुक्से बताने वाले के डमरू की ध्वनि पर एक बार फिर गूंज उठी। तो बस यहाँ पे है कि वो बनारस अब पढ़ने के लिए जाएंगे। उसके आगे की कथा अगले मणिकर्णिका भाग में है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है और ये पीडीएफ मैं आज ही अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहां से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई उसे आप लोग अंडरलाइन कर ले, पॉइंट आउट कर ले, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो एग्जाम के दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो मुर्दैया आत्मकथा जो है वो अच्छी लगी होगी। और भाग 1 में मैंने पहले सारांश बताया, सभी चीज पात्र वगैरह सब बताए। उसके बाद मैंने मुर्दैया को आगे फिर मैंने एक एक करके विषय मैंने समझाया है। तो मुर्दैया आज समाप्त होती है। अब मैं अगले दिन अगले टॉपिक से शुरू करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ पहले छोटे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में लंबे जो टॉपिक्स हैं जैसे बहुत से लंबे लंबे हैं तो उन्हें उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे बस इतना ही चाहती हूँ और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।